हाय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो पीआईबी जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका पहला वीडियो होगा, जो मेनली फोकस्ड रहेगा प्री प्री और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि इसमें फैक्ट भी होंगे और जो इम्पोर्टेंट डाटा जो सरकार ने अपडेट किए हैं वो दोनों इसमें कवर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। इसका क्या है, ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों लाई गई थी, तो पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसकी बात करें तो क्यों लाई गई थी पीएम स्वनिधि स्कीम। 2019-20 का कोरोना पीरियड तो याद होगा ही आपको, जब वो कोरोना पीक पर था। लोगों की जो कमाई के साधन थे वो छिन गए थे। खासकर जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो गली गलियों में जाकर और अपने सामान बेचते, जो सब्जी वगैरह वाले, और ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मतलब कि जो रेडी पटरी वाले, उन सभी की रोजगार मतलब छिन सा गया था। और उनकी कोविड महामारी के दौरान उनके दैनिक जमा पूंजी भी समाप्त कर दी गई थी। तो सरकार ने क्या किया, और बैंक बैंक पारंपरिक रूप से इन्हें बिना गारंटी के ऋण देने से कतराते थे। तो सरकार ने क्या किया, इनको कोलेटरल फ्री लोन्स दिलाने के लिए स्कीम की शुरुआत की, ताकि इनको बिना किसी गारंटी की कुछ ऋण दिया जा सके, कुछ ताकि ये इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पुनः पटरी पर लाई जा सके। इसका टारगेट जो था इस स्कीम का, वो था छोटे व्यवसायों को पुनर्जीवित करने के लिए सीधा संस्थागत ऋण करना, मतलब डायरेक्ट सीधा उनको लोन लोन प्रोवाइड करवाना इस स्कीम का टारगेट रखा गया था। तो इसके अंतर्गत जो योजना बनाई गई थी, स्टार्टिंग की गई थी जून 2020 से। और है कौन सी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब पूर्णतः केंद्र सरकार इसको वित्त पोषित करती है। और इसका जो नोडल मिनिस्ट्री होगी वो होगी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसका नोडल मंत्रालय है। कार्यान्वयन में भागीदार कौन करता है, सिडबी करता है, जो कि इसका तकनीकी प्रबंधन संभालता है। इसकी जो समय सीमा रखी गई थी, प्रारंभ में तो रखी गई थी 2 साल के लिए, 2022 तक के लिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर इसको 2024-26 किया गया। और अब इसको जो पीआईबी में अपडेट यही था कि पहला अपडेट ये था कि इसको अब बढ़ाकर मार्च 2030 तक के लिए इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया, मतलब 2030 तक के लिए किया गया। अब इसमें जो ऋण दिया जाता था वो कैसे कैसे दिया जाता था, क्या क्या प्रोग्रेस होती थी, मतलब ऋण कैसे कैसे, किन किन, इसका 3 चरणों में ऋण दिया जाता था। इसमें जो पहली किस्त होती थी वो 15,000 रुपए तक की थी, जो कि वर्किंग कैपिटल दी जाती थी, मतलब काम करने के लिए, काम को चलाने के लिए। आपका काम जो रुक गया था एक जगह, तो उसको आप पुनः आप दोबारा से उसको स्टार्ट करें, दोबारा उसको प्रोग्रेस पे लेके आए, तो एक कार्यशील पूंजी। दूसरी जो किस्त दी जाती है, अगर आप इसका यूज कर लेते थे उसको, इसकी जो किस्तें आप समय पर चुका रहे हो, तो आपको सेकंड किस्त मिल जाती 25,000 रुपए तक की। ये पहले ऋण के समय पर भुगतान करने पर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पहली किस्त का समय पर भुगतान कर देते हो तो आपकी दूसरी किस्त मिल जाती थी। और अगर इसका भी समय पर आप भुगतान कर रहे हो, इसके सभी जो शर्त हैं उन शर्तों को पूरा करते हुए, तो आपको तीसरी किस्त मिल जाती थी 50,000 रुपए तक की। मैक्सिमम सीमा थी कि आप पहले 15 का ले सकते हो, फिर 25,000 का, फिर 50,000 तक का आप ऋण ले सकते हो। सुरक्षा पूरी तरह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो केंद्र सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती थी। इसी स्कीम को लेके कुछ जो फाइनेंशियल इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिए जाते थे वो क्या थे, इसमें हम बात करें पहले तो जो ब्याज होता था, इस जो ऋण के लिए कुछ ब्याज दिया जाता था बैंकों के द्वारा, उस पर 7% की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती थी वार्षिक। और इसके अलावा दूसरा, अगर जो आप डिजिटल कैशबैक, इसका मतलब होता है कि अगर माध्यम जो ट्रांजेक्शन के माध्यम में आप डिजिटल माध्यमों को यूज करते हो, जैसे यूपीआई होगा, फोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह, तो आपको 1,600 रुपए तक का कैश की सहायता भी हो जाती थी प्रति वर्ष। इसके अलावा उद्देश्य क्या था इसका, डिजिटल कैशबैक का, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी औपचारिक डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाया जा सके, उनको किससे डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके इनकी। और अगर आप इतनी सक्षम हो जाएं, आपने ऋण लिया है और आप सक्षम हो गए कि आप इस ऋण को लंबा नहीं रखना चाहते, तो इसके आप पहले से इसको, मतलब कि जो ड्यू डेट होती है उससे पहले आप जमा करा देते हो, तो आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी या चार्ज भी नहीं लगाया जाता था। इसके अलावा इसमें कुछ सामाजिक सुरक्षा भी निहित थी इसके तहत, जैसे वेंडर परिवारों का सामाजिक आर्थिक प्रोत्साहन बनाकर उन्हें 8 केंद्रीय जो योजनाओं हैं उनसे जोड़ना। इस एक स्कीम के माध्यम से उसको, जो वेंडर्स परिवार है उनको 8 सेंट्रल सेक्टर जो योजनाएं हैं उन एक साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे पीएम, इसमें कुछ स्कीम जैसे ये 8 केंद्रीय योजनाओं में, जैसे जीवन ज्योति, पीएम जीवन ज्योति, पीएम सुरक्षा बीमा, जनधन योजना हो गई, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, जैसे ये स्कीम्स का लाभ भी इसके तहत, मतलब स्वनिधि स्कीम के तहत जो वेंडर्स हैं, वेंडर परिवार हैं, उनको दिया जाता था। इसके अलावा कुछ प्रमाणिक आंकड़े, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स है जो अपने मेंस के लिए काम आ सकते हैं, जैसे
ऑफिशियल सर्वे आउटकम्स, ये जो पीआईबी की अपडेट इसमें अपडेट कर दी गई है। अभी जो पीआईबी में जो कुछ अपडेट हुआ है उसमें जैसे कुछ कुल लाभार्थी अभी तक इसके लगभग 75.5 लाख से अधिक तक मतलब इसके लाभार्थी हो चुके हैं। और वेंडर जो वितरित पूंजी हो गई, जो टोटल कैपिटल है इसमें जो ऋण दिया गया है वो 112 लाख ऋणों के माध्यम से लगभग 17,800 करोड़ से भी अधिक राशि मतलब अब तक वितरित की जा चुकी है। और सामाजिक समावेशन की बात करें तो इस प्रकार के ऋण है ना, उनमें मैक्सिमम देखो आप आधे के लगभग आधे के बराबर मतलब 46% महिलाएं लाभार्थी हो गई। और इस जो ऋण है इनमें से भी जो 70% इसको दिया गया है SC ST OBC वर्ग को दिया गया है। मतलब ये सामाजिक समावेशन सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी स्कीम के रूप में काम कर रही है। वो लाभार्थी जो हैं इस स्कीम के उनको वार्षिक आय कितनी हो रही है, उनकी इनकम कितनी है, इसके आधार पर उनको कुछ अलग से आर्थिक लाभ भी प्रदान किए जाते थे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हाई वैल्यू इन्फो अतिरिक्त जानकारी जो प्रीलिम्स में भी काम आ सकती है, जैसे स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 से जुड़ाव, इसको ये PM स्वनिधि निधि जो योजना है इसका जुड़ाव किससे है? स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 से। यह योजना वेंडरों को मनमाने ढंग से बेदखली से बचाने के लिए 2014 के अधिनियम का समर्थन करती है। तहत स्थानीय निकायों में टाउन वेंडिंग कमेटियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और इसके लिए क्या मतलब टाउन वेंडिंग कमेटियां जो है और इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने के लिए FSSAI का भी यूज किया गया है, मतलब इसका उपयोग किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है ताकि जो 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको तकनीकी रूप से मतलब सिखाया जा सके या सक्षम बनाया जा सके। जैसे डिजिटल पेमेंट के बारे में, इस स्कीम के बारे में जानकारी बढ़ाया जा सके। तो ये स्कीम थी, इसका अपडेट हमने PIB का ये देखा ही था। ये जो प्रमाणिक ऑथेंटिक फैक्ट्स थे इनको हम मेंस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ PY के लिए कुछ PYQs बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने तैयार किए हैं। वो हैं जैसे पहला ही जो क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू द PM स्वनिधि स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मैनेज एंटायरली ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चूंकि यहाँ से देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। हमने पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री थी वो ये थी, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा, इट ऑफर्स ए प्रोग्रेसिव कोलेटरल फ्री क्रेडिट लीडर अप टू 50,000 मतलब 50,000 रुपए तक का ये लोन देता है, वो भी कोलेटरल फ्री। ये हमने सही स्टेटमेंट है। तीसरी किस्त हमारी 50,000 रुपए तक की थी। टेक्निकल एग्जीक्यूशन इज सुपरवाइज्ड बाय SIDBI, ये हमने पढ़ाई था कि इसका कार्यान्वयन में SIDBI के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। तो इसका आंसर जो होने वाला है, एक को हम काट देंगे, एलिमिनेशन सिर्फ कर सकते हैं, ये 2 और 3 इसका आंसर हो गया। तो इसमें देखो आंसर दे भी रखा है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका जो मंत्रालय था वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय था, ना कि वित्त मंत्रालय। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, जैसे योजना के तहत स्वनिधि से समृद्धि घटक का मूल उद्देश्य क्या है? ये योजना है तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। तो ये आज का हमारी चूंकि पहली सीरीज का पहला वीडियो था तो कुछ हो सकता है कुछ माइनर मिस्टेक्स हुई हो, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और ये केवल एक टॉपिक उठाया गया था क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे से देखेंगे। जैसे कल से ही हम पूरे दिन में जितने भी PIB की इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे उनको एक साथ कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और याद रखना कि ये जो PIB सीरीज है जो आगे के एग्जामों के लिए, चाहे 2027 हो 28 हो, वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आप जो UPSC के जो चेयरमैन का कमेंट जो ट्वीट किया गया था 2026 के प्रीलिम्स के लिए, उससे समझ सकते हो। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।